कि बीवी के इमोशंस बहुत ज्यादा है, बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के इमोशंस को भी इतना दबा के रखा है, क्योंकि उनको कंडीशनिंग में अनफॉर्चुनेटली सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर मर्द को दर्द होता है, बहुत ज्यादा होता है। कि रिलेशनशिप कोच की आज के इस एज में कितनी ज्यादा जरूरत है? जो डिसफंक्शनल मैरिजेस का नंबर चल रहा है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम लोग रोज न्यूज में देखते हैं कि इसको जला के मार दिया, इंटरनेट पे भी जो देखते हैं वीडियोस एंड एवरीथिंग, उससे भी पता चलता है मैरिजेस कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो पहले भी मैरिजेस डिसफंक्शनल हुआ करती थी, नॉर्मली आफ्टर फाइट्स साइलेंट ट्रीटमेंट देना कितना टॉक्सिक हो सकता है? अगर आपका झगड़ा हुआ है और आप हर्ट हो गए हो तो आप जाके कॉन्वर्स नहीं कर सकते, आप चुप हो जाते हो, ये नॉर्मल है। पर इस सिचुएशन में आप अपने पार्टनर को शादी के बाद वाइफ की रिस्पेक्ट कम हो जाना रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है? आपकी वाइफ जैसी है वैसे उसको एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट देना, क्योंकि आप तो रिस्पेक्ट नहीं करो, रिस्पेक्ट नहीं है तो आप। अगर हस्बैंड फ्रेंड्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता है तो रिलेशनशिप में क्या इम्बैलेंस क्रिएट होता है? हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मौर्य एंड वेलकम टू द निखिल मौर्य शो। हमारे बाकी गेस्ट की तरह आज भी हमारे गेस्ट काफी स्पेशल है, बिकॉज आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक रिलेशनशिप एंड साथ ही में एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच जो कि है विनीता आप्टे मैम। तो उनसे आज बहुत सी बातें हम करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में, मैरिजेस के बारे में और एक हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले विल हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट हर। तो मैं मैम को सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट। वैसे तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, बट मैं चाहता हूँ आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में बताइए। पक्का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम विनीता आप्टे है, मैं एक रिलेशनशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मैं स्पेसिफिकली वाइफ्स के साथ काम करती हूँ या विमेन के साथ काम करती हूँ जो डिसफंक्शनल या अब्यूजिव मैरिजेस में हैं अभी और सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ मैं काम करती हूँ। आई कोच देम। सो मैम, एक्चुअली बिफोर हमने कैमरा रोल आउट किया उससे पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, हाउ कम यू गॉट इनटू दिस? यू आर अ मार्केटर, राइट? यस। सो मार्केटर से आप रिलेशनशिप कोच या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कोच कैसे बने? एक्चुअली मेरी थ्रू आउट मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे डिफरेंट हैट्स पहने हैं। मैं अपना करियर मैंने मीडिया से शुरू किया, फिर इंश्योरेंस, फिर कंटेंट में जब मैं 2008 से मैंने एंट्री की, उसके बाद से मैं कंटेंट लाइन में ही हूँ। और उसके बाद मार्केटिंग तो मेरा बेसिक मतलब MBA मेरा मार्केटिंग में ही था, तो वो हमेशा से मेरा पैशन रहा है। तो मैंने इंडस्ट्रियल कंपनीज के साथ, मेरा एक एजेंसी था, आई वर्कड विद देम, बट एक लेवल के बाद थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन आ गया, प्लस मेरे खुद की लाइफ एक्सपीरियंस जो चल रही थी उस टाइम पे, वहाँ पे मुझे खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत पड़ी। टू चेंज माई सेल्फ, कुछ हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी। तो इस लाइन में उसकी वजह से मैं आई। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो उस टाइम पे मुझे मिली नहीं। मुझे कोई कोच नहीं मिला जो मेरे प्रॉब्लम्स को या मेरे जो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में जो मैं थी उसके लिए मेरे को कोई सपोर्ट कर सकता था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मैं विमेन लेडीज़ को मैं वहाँ पे सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी होंगी। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया, मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसी की वजह से इस लाइन में आई मैं। सो मैम, यू सेड द लास्ट स्टेटमेंट, मेरे जैसी बहुत सारी होगी। यस। सो आपने कोई तो भी चैलेंज फेस किया एंड देन यू डिसाइडेड कि मैंने भी ये करना चाहिए जहाँ पे अदर वुमेन को ये प्रॉब्लम ना जाए, या फिर अगर ये चैलेंजेस में से जाती है तो यू विल बी हेल्पिंग देम आउट। सो आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप कोच की आज के इस एज में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, और मैंने देखा भी ऑनलाइन बहुत सारे रिलेशनशिप कोचेस हैं, और मुझे लगता है वो नंबर भी कम है, बिकॉज जो डिसफंक्शनल मैरिजेस का नंबर चल रहा है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम लोग रोज न्यूज़ में देखते हैं कि इसको जला के मार दिया, उसको ऐसे मार दिया, उसको वैसे मार दिया, प्लस जैसे भी आप इंटरनेट पे भी जो देखते हैं वीडियोस एंड एवरीथिंग, उससे भी पता चलता है मैरिजेस कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो पहले भी मैरिजेस डिसफंक्शनल हुआ करती थी, अभी भी है। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि अभी ज़्यादा है, तब दिखती नहीं थी, अभी दिखती है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो बहुत ज़रूरत है कोचेस, साइकोलॉजिस्ट, अभी बहुत सारे ये हीलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। आज से 20 साल पहले मैम ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं था। नहीं। और एक अभी कुछ दिनों पहले ही आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, और वहाँ पे ऐसा था कि
अगर कोई साइकोलॉजिस्ट को मिलने जाता है, साइकेट्रिस्ट को मिलने जाता है या फिर ऐसे कोई कोच को मिलने जाता है, तो 20 साल पहले तो उसको पागल ही समझ जाते थे, डायरेक्ट स्टैम्प था। बिल्कुल। बट आज ये सब लोग अवेयरनेस आ गई है, सब लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टेकिंग दिस एज अ सीरियसली एंड दिस इज नॉट अ मेंटल प्रॉब्लम, इट्स लाइक there is lot of garbage inside your brain that needs to be all the clutter that needs to be cleared out, और वहाँ पे मुझे लगता है कोचेस ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ, फॉरवर्ड मूविंग वर्क है ना, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है, इसके साथ डील कैसे करना है वो कोचिंग के अंडर आता है। हम पास्ट लाइफ में उनके जाके या उनकी जो ट्रॉमा है उसके साथ कोचेस कैन नॉट वर्क। सो बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन ओरिएंटेड चाहिए होता है कि अभी मुझे इसके बाद क्या करना है, तो वहाँ पे कोचेस स्टेप इन करते हैं और वो हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है। और मैंने ये भी देखा है कि आप जो अभी बात कर रहे थे कि 20 साल पहले लोगों को पागल लगता था, ये एजुकेशन भी आई थिंक हैज़ चेंज्ड, और इंटरनेट के आने की वजह से इतना सारा लोगों को समझ में आ गया है कि अगर मेंटल हेल्थ ठीक है तो फिजिकल हेल्थ भी ठीक है। पहले इसको देखते ही नहीं थे, सिर्फ शुगर क्यों हो गया, बीपी क्यों बढ़ गया, ये क्यों हो गया। अभी लोगों को पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। नाउ द कनेक्शन इज देयर, तो इसीलिए वो एक्सेप्टेंस भी होने लग गई है अभी। And there is also a thing which has been discovered way before, लेकिन अभी ज़्यादा ध्यान देते हैं, gut brain macro all the axis whatever people call it. Your gut is a second brain. Yes. So यहाँ से ही सब बीमारियाँ होती है, यहाँ पे हुई तो then you'll have in gut and the whole ecosystem. Okay मैम, now I'll come to the points. Okay. तो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. So let me ask you very first question. सो अगर वाइफ की फीलिंग्स इग्नोर करना एक रिलेशनशिप के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है? आप दो दोस्तों को ले लीजिए, आप अगर अपने दोस्त की इमोशंस को इग्नोर करते हैं तो वो आपकी फ्रेंडशिप रहेगी कि ख़त्म हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वहाँ पे आप अगर इग्नोर करते हो आपकी वाइफ की फीलिंग्स को, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं कि उनको बचपन से ही इमोशनल नहीं होना है आपने, वो अनफॉर्चुनेटली वो कंडीशनिंग की गई है, तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि इमोशनल होना नॉर्मल है। उनको लगता है कि बीवी के इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के इमोशंस को भी इतना दबा के रखा है, क्योंकि उनको कंडीशनिंग में अनफॉर्चुनेटली सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर मर्द को दर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और वो हमें एक्चुअली वो चेंज करना चाहिए कंडीशनिंग, कि इंसान की दूसरे आपकी वाइफ की फीलिंग्स को भी समझने के लिए अपने आप को भी अपनी फीलिंग्स समझना ज़रूरी है। तो ये एक्सेप्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आना ज़रूरी है। और अगर आप इग्नोर करोगे तो रिलेशनशिप डैमेज हो ही जाएगी, बिकॉज आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आपकी उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि वो जो उनकी जो फीलिंग्स है उनको कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप डैमेज होने वाली है। मैम, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि मर्द कैसे अपनी फीलिंग को इग्नोर करता है? एक्चुअली ये कंडीशनिंग है, जैसे मैंने अभी बोला कि आपको अगर बचपन से सिखाया गया है कि नहीं तुमको दर्द नहीं होता, अगर आप रोते रोते अपनी मम्मी के पास गए, लड़का रो रहा है, लड़की है तो मतलब लड़की रोती है और वो खराब है, ये अगर आपने अपने बच्चे के माइंड में फिट कर दिया, इसका मतलब एक तो लड़की रोती है वो खराब है, तो मैं लड़का हूँ तो मैं नहीं रो सकता। ये जो एटीट्यूड है, भले ही वो बेचारे बच्चे को बहुत दुख हो रहा है तो आपने उसको दबाने बोल दिया ये चीज़, तो वो बड़े होते होते तो और चीज़ें फिर वो सप्रेस करते चले गए अपने इमोशंस को, तो उनको अपने इमोशंस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर फीलिंग आ भी रही है तो वो दबा देते हैं, और फिर वो फिजिकल इलनेस या इमोशनल स्ट्रेस या दूसरे पे गुस्सा निकालना, वो उसमें सब फिर कन्वर्ट हो जाता है वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसने दबा दी है ये फीलिंग्स और ऐसी कंडीशनिंग हुई है, अगर उसको हीलिंग करनी है, सो वो कैसे किया जा सकता है? तो ये एक मतलब केस टू केस बेसिस होता है, बट एक जेनेरिक अगर मैं बोलूँ तो एक्सेप्टेंस कि मुझे ये फील हो रहा है, अगर मुझे दुख हो रहा है कोई चीज़ का, उसके साथ बैठना वो फीलिंग के साथ, तो ये मेरी जो चीज़ चल रही है मेरे अंदर, ये ओके है और मुझे इसके साथ बैठना है, मुझे इसको एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है कि मुझे ये फील हो रहा है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद कहाँ बॉडी में फील हो रहा है, सोमैटिकली फील करो उसको,
इधर हो रहा है, छाती में हो रहा है, गर्दन टाइट हो गई है या पेट में टाइटनेस दिख रहा है, उसको फील करो। आप जब तक आप उस चीज़ को देखोगे नहीं, उसको रिलीज नहीं कर पाओगे। उसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, बट बहुत सारे लोगों का क्या है, डिनाइल मोड में चले जाते नहीं, मुझे तो हो ही नहीं रहा, मुझे तो ये फील करना ही नहीं है। तो यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। तो आप acknowledge, accept and then release. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डिनायल, Denial. और वो वही कंडीशनिंग है Yes. कि नहीं मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, आई एम ओके। हाँ, वेरी नाइस मैम। सो मैम आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक्चुअली ये रिसेंट में मूवी देखा, उसका ही टाइप थोड़ा क्वेश्चन है। थप्पड़ करके मूवी था, हाँ, देखा मैंने। तापसी पन्नों का, तो वैसा ही क्वेश्चन है। सो पब्लिक में वाइफ की इंसल्ट ना हो, इसके लिए हस्बैंड को कौन सी बाउंड्रीज फॉलो करनी चाहिए? एक्चुअली अगर आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करते हो और उसके बारे में केयर करते हो, तो ये क्वेश्चन पॉइंटलेस हो जाता है, बिकॉज आप वो करोगे ही नहीं ना चीज़। क्योंकि अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि वाइफ मुझसे नीचे है और मुझे उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये नेचुरली ये चीज़ें हो जाती है कि मुझे तो उसके लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हिंदी मूवीज़ या हिंदी सीरियल्स में भी बहुत सारा मजाक बना के रखते हैं बीवियों के ऊपर, जोक्स होते हैं और बहुत नॉर्मली लिया जाता है। यहाँ पे आदमियों को सिखाया जाता है कि अपनी बीवी की इंसल्ट करना या उसको नीचे दिखाना इज़ फन। ये कंडीशनिंग भी चेंज करो। अगर आप जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हो, जो भी आदमी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है अपनी वाइफ की, वो कभी मजाक उड़ाएगा ही नहीं, बाउंड्री क्रॉस करेगा ही नहीं वो। ये बहुत ही नॉर्मल है। मैम दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत से मर्दों का टाइप है, इसलिए मुझे पूछना था। नॉर्मली आफ्टर फाइट्स साइलेंट ट्रीटमेंट देना कितना टॉक्सिक हो सकता है, और इसकी जगह कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करना चाहिए? अगर ये न करे तो हाउ टू हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट इन केस कभी हुआ तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में, अगर साइलेंट ट्रीटमेंट अब्यूजिव होता है, हम बोलते हैं कि चुप्पी हो गई, समझ लीजिए गुस्सा हो गए, अभी बात कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो भड़क जाएगा इंसान, तो शांत हो गया, दूर चले गया, बोले अभी बात नहीं करना, दैट इज़ नॉर्मल। अगर आपका झगड़ा हुआ है और आप हर्ट हो गए हो, तो आप जाके कॉन्वर्स नहीं कर सकते, आप चुप हो जाते हो, ये नॉर्मल है। पर इस सिचुएशन में आप अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करो कि अभी नहीं बात करते हैं, कल बात करेंगे, और कल जाके बात करो फिर उसके बारे में। सॉरी की बात नहीं कर रही हूँ, कि सुलह करने की, कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे ये पसंद नहीं आया, क्या हम इसको ऐसे डील कर सकते हैं क्या? मोर ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की बात, रादर देन नहीं मैं माफी मांगता हूँ, तुम माफी मांगो, बात खत्म होगी, फिर वो वापस आ जाएगा। हाँ, क्योंकि यही चीज़ फिर वापस उठेगी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि रेजोल्यूशन तो हुआ नहीं। सेकेंड पार्ट ये है कि बहुत सारे लोग इसको कंट्रोल की तरह से यूज़ करते हैं कि अभी मैं साइलेंट हो गया, मैं चुप हो गया और मैंने चुप्पी धर ली, अब तू देख, देखो जो करना है तू कर, देखो तो मैं पनिश करके रहूँगा, मैं तो बात ही नहीं करूँगा तुझसे। ये कंट्रोल, बिकॉज अब बीवी आएगी, क्या हो गया, बताइए बताइए बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ, ये बना दूँ, वो बना दूँ, ये कर दूँ, मतलब अभी क्या हो गया, आपने चुप्पी कर ली, योर पार्टनर इज कन्फ्यूज्ड, उन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। ये जो है ना, ये टॉक्सिक की साइड जाता है, बिकॉज आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप सुलह नहीं कर रहे हो, या आप अपने इमोशंस के साथ डील नहीं कर रहे हो, आप ये दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो कि मैं इसको भी मज़ा चखाऊंगा, तो ये टॉक्सिक की तरफ जाएगा फिर। ओके, आई विल कम टू द अनदर क्वेश्चन मैम। वाइफ की पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस करना कब रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल हो जाता है? हमेशा ही किसी ने ही किसी की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लाइक पर्सनल बाउंड्रीज में क्या क्रॉस नहीं करना चाहिए? उसको डिसरिस्पेक्ट करना एक पर्सनल बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री है, आप उसकी। दूसरी बात यह है कि उससे एक्सपेक्टेशंस रखना जो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कि अभी मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो अब तू ही उनका ध्यान रखेगी। आपके माँ बाप हैं, आप रखो, वो हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, उसने नहीं करना है, सब आपके माँ बाप हैं, आप करो। या आप पर्सनल बाउंड्री या कंसेंट की बात आ जाती है, फिजिकल इंटीमेसी की बात आती है, वहाँ पे भी बाउंड्री क्रॉसिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप कंसेंट नहीं ले रहे हो, आप देख नहीं रहे हो आपकी बीवी का इंटरेस्ट है अभी फिजिकल इंटीमेसी में कि नहीं, बट दैट्स अ बाउंड्री क्रॉस। अभी जो लेटेस्ट में सीरीज आई है चिरैया में, यस, देखो बाउंड्री क्रॉसिंग बहुत नॉर्मल, मतलब हेल्थी रिलेशनशिप में भी होता है। अननोइंगली, आप, मुझे आपकी बाउंड्री नहीं मालूम, आपको मेरी बाउंड्री नहीं मालूम, तो काफ़ी बार बतानी पड़ती है पार्टनर को भी कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ डोंट डू दिस, आई डोंट लाइक इट। सो दैट इज इन्फॉर्मिंग द पार्टनर दैट आई डू नॉट लाइक दिस। हाँ, बहुत से टाइम पे आउट ऑफ लव लोग
नहीं बोल पाते हैं। हाँ, True. ऐसा होता है। तो यहाँ पे अननोइंगली भी बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, बट नोइंगली बाउंड्री आपको मैंने बताया कि डिसरिस्पेक्ट करना, ये एक्सपेक्टेशंस रखना कि तुम ही करोगी, तुम बहू हो तो तुम्हें ही करना है, ये सारी बाउंड्री क्रॉसिंग चीज़ें हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम। अभी हमारा थोड़ी देर पहले ही एक इंसिडेंट पे बात हो रहा था। सो मैं ऐसा ही हूँ, एटीट्यूड रिलेशनशिप को कैसे डैमेज करता है? मतलब वो अभी आप, मैं ऐसा ही हूँ, मतलब अब मैं ऐसा ही हूँ, तुमको मुझे ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो रिलेशनशिप अभी स्टैग्नेंट हो गई। जी। सेकेंडली आप अपने पार्टनर को बता रहे हो कि तू कुछ भी कर ले, यही इंसान मिलने वाला है तुझे, मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा, तुझे पसंद भी नहीं आ रही है कोई चीज़ तो भी मैं कोई एफर्ट नहीं डालूंगा रिलेशनशिप में जी। या तुम्हें समझने के लिए। तो आगे वाला इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया, आगे वाला इंसान दुखी हो गया, बिकॉज उसको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी। तो आपने अभी एक बड़ी सी ऐसी वॉल बना दी, बस वॉल के सामने रह तो ये फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में बताता है कि नहीं है यहाँ पे। मैम जस्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस, आज से हमारी पिछले जनरेशन, मुझे लगता है वहाँ पे मोर ऑफ द पीपल मैं ऐसा ही हूँ ही एटीट्यूड के थे, और जहाँ पे बहुत सी चीज़ें चेंज नहीं होती थी, लेकिन आज लोग चेंज कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है देयर इज अ डिफरेंस? हाँ, बिकॉज पेट्रियार्की बहुत ही स्ट्रांग थी ना उस टाइम पे, तो आदमी के शब्द को बहुत ही वजन दिया जाता था, क्योंकि मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, तो हेड ऑफ द फैमिली हूँ मतलब सबको मेरी बात सुननी है, और मैं सही हूँ गलत हूँ, मेरे में कोई इंटेलिजेंस है, मेरे में कोई इमोशनल मेच्योरिटी भी नहीं है, फिर भी तुमको मेरा सुनना पड़ेगा। वो अमिताभ बच्चन की मूवी थी ना, शाहरुख खान ऋतिक रोशन वाली। नहीं, नॉट मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम। इवन मोहब्बतें में भी he was that having that very dominant personality. हाँ, so ये थोड़ा मतलब पेट्रियार्की के तरफ है ये, that head of the family is always right, or the man is always right, even if he lacks intelligence or immaturity, he is always right. मैम अभी ये जो भी मेल डोमिनेट है, फिर जहाँ पे पेट्रियार्की ज़्यादा थी, उसी फैमिली से कोई लड़का फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जनरेशन का, एंड ही हैज सीन एवरीथिंग एंड नाउ ही ट्राई टू बिहेव द सेम। यहाँ पे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा उसके रिलेशनशिप में। तो ऐसे में उसने कैसे समझना चाहिए कि दिस इज नॉट हाउ द रियल वर्क और करंट वर्ल्ड वर्क्स? वो एक्सपीरियंस से ही आएगा, उसको दिखेगा अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में। अगर इंसान अभी भी खुद को अवेयर नहीं बना रहा है, देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, ट्रू, कि अगर मेरे को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, सो लॉट ऑफ पीपल विल फोकस ओनली ऑन द अदर पार्टी कि इसमें प्रॉब्लम है, तो अब मैं क्या करूं, उसको कैसे बदलूं। द वर्क हैज टू बी डन। दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन की जब मैं बात करती हूँ तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ ही कर सकते हो, किसी और को बदलने नहीं बोल सकते हो आप। True. क्योंकि आगे वाला नहीं बदलने वाला। तो आप जब ये पेट्रियार्की की बात कर रहे हो तो वो आदमी को सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं जो बिहेव कर रहा हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मेरी पिछली जनरेशन से तो मैं नहीं हूँ ना, मैं तो आज की जनरेशन में, तो मेरी बीवी भी आज की जनरेशन की है, तो मुझे उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर मैं वो कभी खुशी कभी गम वाला सिनारियो लूँ तो शाहरुख खान के साथ जो हुआ काजोल, वैसा ही होगा फिर, और क्या होगा। नाउ मैम अभी जो न्यूली मैरिड लोग हैं उनके इससे सवाल मैं पूछता हूँ आपको। सो शादी के बाद वाइफ की रिस्पेक्ट कम हो जाना रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है? किससे रिस्पेक्ट कम हो रही है उसके ऊपर भी होता है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड से, या फिर ओवरऑल जो भी हस्बैंड की फैमिली है उनसे। डिसरिस्पेक्ट, फाउंडेशन ऑफ द मैरिज इज रिस्पेक्ट। फाउंडेशन ऑफ द मैरिज इज अलाउइंग द अदर पर्सन, कैसे हैं आप, आपकी वाइफ जैसी है वैसे उसको एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट देना। अगर ये बेसिक ही मिसिंग है तो हिल जाएगी आपकी मैरिज, क्योंकि आप तो रिस्पेक्ट नहीं करो। रिस्पेक्ट नहीं है तो आपके एक्शंस में दिखेगा, आपके बिहेवियर में दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। मतलब फिर मजाक उड़ाना, बिल्कुल उसके फीलिंग्स की तरफ ध्यान नहीं देना, वो सब चीज़ें फिर कंटिन्यू होंगी। जो आपने मुझे क्वेश्चंस पूछे वो सारे रिस्पेक्ट के अंदर ही आती है वो चीज़ें। So ma'am, I'm coming to the another question. So same context में जो newly married है, I know few of the people जो comparison करते हैं बहुत। So आपको क्या लगता है comparison दूसरी लड़कियों से या फिर उनकी फैमिली से या फिर
प्रोफेशनल वाइज, फाइनेंशियल वाइज, ये रिलेशनशिप को कितना तोड़ता है या फिर कितना असर रिलेशनशिप पे डालता है? सो आप अगर अपनी वाइफ को किसी और लेडी के साथ कंपेयर कर रहे हो कि अरे हम्म। देखो सुनीता ऐसा करती है, तुम क्यों नहीं करती? हम्म। हस्बैंड ही बोलते हैं कि मेरी माँ तो ऐसा नहीं करती थी, तुम ऐसा कर रही हो। मतलब आप दिखा रहे हो कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी वाइफ को जैसी है। दूसरा, वाइफ को क्या फील होने लगता है कि मेरी यहाँ वैल्यू नहीं है, मैं जो करती हूँ कितना भी करूँ इनको पसंद ही नहीं आ रहा है, मेरे को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। और एक अंदर ही अंदर फीलिंग आती है कि मैं तो सुनीता जैसी कभी बन ही नहीं सकती या मेरी सास जैसी कभी बन ही नहीं सकती। तो वो कोशिश करते जाती है अच्छा कुछ और करूँ और उससे दूरी बढ़ने लगती है हस्बैंड वाइफ में, बिकॉज हस्बैंड तो सेटिस्फाइड ही नहीं है ना। उसको तो सुनीता चाहिए या तो अपनी मम्मी चाहिए, सुनीता जैसा चाहिए या मम्मी जैसा चाहिए। वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो दोनों भी नहीं है ना, वो तो आपकी वाइफ है। तो वो तो अपने हिसाब से ही लाइक शी विल डू ओनली द वे शी नोज। तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है ना। अगर वो बैठ के कंपेयर करना शुरू करें, वो भी गलत है कि अरे तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, उसके जैसे क्यों नहीं कमा रहे, आपने इनसे शादी की है ना। तो एक्सेप्ट, यू कैन टुगेदर ट्राई टू चेंज द सर्कमस्टेंसेस, पर ये गलत है। कंपेयर करना ही गलत है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट हर। Yes. Definitely, Yes. if there is there is some issues in your relationship, you can sort that out. Yes. But you can compare. You are comparing your wife with other is. हाँ It's a absolutely. toxic Yes. masculinity. ऐसा भी बोल सकते हैं. I'm not going to use those words, okay? Okay. I'm just going to say कि जहाँ पे आप dissatisfaction दिखा रहे हो आपकी वाइफ की तरफ, और आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो उनको जो जैसी वो हैं। So here, instead of comparing, you should sort things out by having a discussion, healthy discussion. या फिर आप ये comparison ना करते हुए, you work on the. Actually, you ask yourself this question: why do I need to compare my wife with someone else? That is again the transformation question. मुझे ही करना पड़ेगा ये सोचना कि मुझे इससे प्रॉब्लम क्यों है। हाँ, आगे वाला इंसान खराब हो सकता है, हाँ, तो मैं इसके साथ अभी भी क्यों जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ। छोड़ दूँ मैं ये रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप जो भी है। अगर मैं बार बार वही लूप में बार बार सोच रही हूँ कि ये इंसान अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, और फिर भी मैं उसके साथ जुड़ी हूँ, तो यहाँ पे चैलेंज मेरे को हो रहा है। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। सेम वे द हस्बैंड नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड थिंक why am I comparing my wife to someone, or the wife should think why am I comparing my husband to someone? Do I not like him the way he is? Then why did I marry him? So the question is with you. Great answer, ma'am. So I'll come to another question. Over controlling behavior relationship को कैसे affect करता है? मार डालेगा कंट्रोल। तो कंट्रोल तो करना ही नहीं चाहिए किसी को। एवरीबडी इज अ फ्री ह्यूमन बीइंग जी। बहुत सारे हस्बैंड्स करते हैं वाइफ को कंट्रोल, ये मत पहन, साड़ी पहन, वो नहीं अच्छा दिख रहा, वो तो इतने छोटे कपड़े पहन के जा रही है जी। आपकी बॉडी नहीं है, आपके साथ सिर्फ शादी की है, आपने उसको ओन नहीं किया है, खरीदा नहीं है उसको जी। ओके, अगर आपके वैल्यू सिस्टम्स नहीं मैच कर रहे, ये मेरे को समझ में आ रहा है, बिकॉज आपको पसंद नहीं है कि उसने वो ड्रेस पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। यहाँ पे फिर अगेन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि मेरे वैल्यू सिस्टम उसके साथ मैच नहीं हो रहे हैं कहीं। तो आइदर आई अंडरस्टैंड कि उसके वैल्यू सिस्टम अलग है और एक्सेप्ट कर लूँ, या तो यू एंड द रिलेशनशिप ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिकॉज ये अगर चलता गया पूरे टाइम, तो आप तो पूरे टाइम दिखा रहे हो फिर से वाइफ को कि मुझे तुम जैसी हो वैसी पसंद ही नहीं हो, तुम्हें तो मेरे हिसाब से रहना है। या वाइफ हस्बैंड को कर रही है कि यही करो, वही करो, यही कपड़े पहनो, वही करो, तो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द पर्सन। मैम, जस्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस। सो अभी इन इंडिया द बिगेस्ट सिस्टम इज अरेंज्ड मैरिज सिस्टम दैट वी हैव। एब्सोल्युटली। और कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी मेल को फीमेल लड़की पसंद आ जाती है, एंड इन केस की कभी कभी दोनों के वैल्यूज भी मैच नहीं करते, तभी भी सामने वाला कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जस्ट टू गेट हर और गेट हिम उनकी कोई भी बात को अग्री कर लेता है, हाँ ये तो मुझे चलता है, ये तो नहीं चलता, और उसके बाद व्हेन दे गेट मैरिड उसके बाद ही शोज द रियल सेल्फ, अरे मुझे तो नहीं चलता। सो ये कितना सही है और ये बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर अगर कोई कर रहा है तो ये क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लिए उसने क्या सोचना चाहिए? एक्चुअली ये बहुत मस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बट इसके पीछे थोड़ा साइकोलॉजिकल अंडर रीजनिंग, मतलब रीज़न है इसके पीछे। काफ़ी बार हम आगे वाला हमें एक्सेप्ट कर रहा है या आगे वाला हमें पसंद कर रहा है, तो भले ही वो कुछ चीज़ें करता है जो मुझे पसंद नहीं है,
और रोमांटिक रिलेशनशिप में भी ये हो जाती है चीज़ें। आप अरेंज मैरिज की बात कर रहे हो, ये दोनों जगह पे हो जाती है, नज़रअंदाज कर देते हैं हाँ, लोग। और बीइंग मतलब सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं दैट आई एम नहीं, लाइक दैट। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजनिंग है, मैं बताती हूँ। काफ़ी बार अपनी खुद की चाइल्डहुड में या व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ जिसकी वजह से हमें रेड फ्लैग्स दिखते ही नहीं हैं। जी। आगे के इंसान में चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी बार वो चीज़ें मेरे घर में ही हो रही हैं। मुझे इसीलिए मैंने उसको इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया है। जैसे कि मेरे घर में, हाँ, हमारे डैडी तो हमको मारते थे। हम्म। हाँ, पढ़ाई के वक़्त तो हमको हमेशा मारते थे। मैं हम्म। अगर नहीं सुनती थी और मैंने बहुत बदमाशी की तो मेरी माँ तो मुझे चप्पल लेके मारती थी। ये ऑनलाइन तो एक तो मज़ाक बना के रखा है इसको कि मार खाना बहुत नॉर्मल है, व्हिच इज़ नॉट। और इसको इतना नॉर्मलाइज़ किया है कि बहुत सारी औरतें, हम्म। आप अरेंज मैरिज की बात कर रहे थे, तो उन हम्म। सिचुएशन में भी आपको पता चल रहा है कि आदमी मुझे कंट्रोल कर रहा है कहीं-कहीं क्वेश्चन, कोई चीज़ों में आप अगर कन्वर्सेशंस कर रहे हो उस इंसान के साथ, आपको कहीं-कहीं दिख रहा है। फिर भी आपको रेड फ्लैग्स नहीं दिखते क्योंकि आपके लाइफ, खुद की लाइफ में चाइल्डहुड से कुछ-कुछ चीज़ें हुई है। जी। आपके खुद के एक्सपीरियंसेस आपको इतने कंडीशन कर देते कि आपको दिखते ही नहीं है, या आपको दिखते भी हैं तो आपको लगता है आप इसको मैनेज कर लोगे। तो यहाँ पे कोई नौटंकी नहीं हो रही है, ये इंटरनली आपके अंदर ही चल रही है चीज़ें। और या तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है तो चलो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, या मुझे और तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत डिसेंट दिख रहा है तो मैं शादी कर लेती हूँ। ऐसे भी रीज़निंग देते हैं लोग। भूल जाते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, भूल जाते हैं। तो ये बहुत सारा कंडीशनिंग, रेड फ्लैग्स ना दिखना, उसकी वजह से होता है, या फैमिली प्रेशर, या मेरी एज बढ़ रही है तो मुझे शादी करनी है। बहुत सारी रीज़न्स होते हैं। आई डोंट थिंक पीपल आर प्रिटेंडिंग। दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजिंग ऑल दिस थिंग्स यस, जो वेरी कि मच रेड फ्लैग्स है। नॉर्मलाइजिंग, ओके। वेरी मच। आई थिंक दिस विल बी अ वेरी ब्रेक थ्रू आंसर फॉर द पीपल जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑन रिलेशनशिप। उनको जिनको जानना है तो उनको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सो आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइफ के एफर्ट्स को इग्नोर करना लॉन्ग टर्म में क्या डैमेज कर सकता है? मैडम, ये आई गेस वही नॉर्मलाइजिंग वाले पे ही यस, क्वेश्चन है। ये आपने बड़े होते हुए देखा, आपके फादर भी आपकी मम्मी के काम को हम्म। एकदम नॉर्मलाइज कर, लाइक उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको कुछ ये नहीं कर रहे हैं, उसको मतलब, हाँ बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत ये किया है, अरे कितना मेहनत किया तूने इसको। यहाँ पे कहीं आपने उसको देखा ही नहीं, आपकी मम्मी की एफर्ट्स को नहीं देखा, आपके फादर ने। तो आपने क्या सीखा कि वाइफ्स करती रहती है, ये तो उनका काम ही है। काम ही है हाँ, मुझे नॉर्मलाइज कोई, करना। हाँ, मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं दिख रही है। जी। तो ये यहाँ पे कंडीशनिंग भी है। बट अगर आपकी वाइफ आपको बता रही है कि दिस इज़ नॉट ओके, आई एम नॉट फाइंडिंग दिस गुड, मेरे बहुत दुखी हूँ आपके ये बिहेवियर से, तो सोचो ना कि ये क्यों बोल रही है। कोई पागल तो नहीं है इंसान, उसको दुख हो रहा है, वो शेयर कर रहा है। अगर आप उसको भी नज़रअंदाज कर रहे हो, या आप उसको इमोशनली, उसके इमोशन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो फिर तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स फिर आएंगी, क्योंकि वाइफ को लगेगा कि ये तो मेरे को कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, तो वो भी इन रिटर्न धीरे धीरे डिसएसोसिएट, धीरे धीरे वो दूर 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 इमोशनली, एंड इन द एंड देयर आर लाइक टू पीपल इन द मैरिज बट कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। सो मैम, अभी मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है ट्रस्ट पे। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट इश्यूज, और उसके बाद रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, अगर हस्बैंड अपनी लोकेशन या प्लान शेयर नहीं करता तो ट्रस्ट पे कितना इफेक्ट पड़ता है? ओके, इफ अ हस्बैंड इज ट्रैवलिंग, या कहीं गए हैं, या रात को लेट हो गया है, और आपकी वाइफ को आपने इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो वरी करेगी ना कि किधर है, सब ठीक है, कहीं कुछ बीमार तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, सब इज एवरीथिंग ओके। एक तो यहाँ पे वरी पे हो जाए, वरी एक यहाँ पे ट्रस्ट का इशू नहीं हो जाएगा फर्स्ट में, बट ये बार बार अगर होने लग गया तो वाइफ फिर सोचने लगेगी कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, वाई, व्हाट इज़ ही हाइडिंग, क्या छुपा क्या रहा है ये कि मुझे बताता नहीं है। जो चीज़ें वो सोच भी नहीं रही होगी ना तो फिर वो सोचने लगेगी। तो यहाँ पे ट्रस्ट की, तो आप क्यों छुपा रहे हो चीज़ें, आपको लोकेशन देने में क्या प्रॉब्लम है, या तो आप कनेक्शन में रहने में क्या प्रॉब्लम है, या आप अगर लेट आ रहे हो तो कॉल करो, बताओ मैं लेट आने वाला हूँ, या आई एम हियर, आई एम देयर, द ट्रस्ट इशू विल नेवर हैपन। कि ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स मेन ट्राई टू हाइड देयर थिंग्स, कि उनके प्लान्स को उनके पार्टनर चौपट ना कर दे, या फिर कुछ और प्लान ना लेके आ जाए, या फिर उनके प्लान को एग्जीक्यूट ना होने दे। इसके लिए भी कभी कभी
male or husbands try to hide their plans or something like that? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि ऐसे कौन सी सिचुएशन में वाइफ प्लान चौपट करती है? मतलब आई एम नॉट if एबल they are टू. going multiple parties, for example दोस्तों के साथ, and wife is saying कि नहीं अभी नहीं जाओगे आप, you need to cancel the plan, we are making a plan, and उसका already plan है. In such cases, for example, if I say, It depends on the situation, okay? Because if it is happening that the husband is going to parties every weekend over and over and over again, then there is an issue in the marriage. Why are you not taking? आप अपनी वाइफ को लेके जाओ, पार्टी में लेके जाओ, या तो आप अपनी वाइफ को भी उतना ही अटेंशन दो जितना आप अपने दोस्तों को दे रहे हो. अगर आप दोस्तों को प्रेफरेंस दे रहे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने ही वाली है. ये सिचुएशन में कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है. अगर वाइफ आप पार्टी पे जा रहे हो और वाइफ आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है तो ये गलत बात है. देन आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सेइंग दिस, बट व्हाई इज द वाइफ आल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल? हैज शी एक्सपीरियंस दिस अर्लियर? वन क्वेश्चन. अगर ये बार बार पहले भी हो चुका है तो ये कंट्रोल जा रहा है. सही नहीं है कंट्रोल करना, बट आई एम जस्ट सेइंग कि साइकी में क्या हो जाता है कि वो कंट्रोल की तरफ क्यों जा रही है. या तो इन नेचर ये है कंट्रोलिंग. Either of those things can be there, but control is wrong because husband is an adult. Yeah, but situation context को देख के इसको मैं जवाब दे सकती हूँ honestly speaking, because यहाँ पे extreme level of अगर control है कि तुम्हें मुझे बता के ही जाना पड़ेगा, तुमने ये किया वो किया मुझे सब बताना ही पड़ेगा, that is not okay. But if she has experienced कुछ तो husband ने कोई पार्टी की, कुछ प्रॉब्लम हो गया and then my wife had to worry about it, then obviously she's going to question him. So my next question is my next two question इसी पे है. So trust issue के बारे में ही है. तो एक जैसे कि अगर husband phone transparency maintain नहीं करता तो इसका relationship पे क्या असर पड़ सकता है? Not only in case of husband, in both ways, husband और wife. If they are not maintaining a phone transparency तो उसका relationship पर क्या impact हो सकता है? एंड मुझे और एक पूछना है कि क्या एक दूसरे को दोनों को फ़ोन का अपना पासवर्ड पता रहना ज़रूरी है या फिर वहाँ पे एक बाउंड्री होनी चाहिए? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड. फोन ट्रांसपेरेंसी और फोन, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज प्राइवेसी. प्राइवेसी, यस. देयर आर बाउंड्रीज. इफ योर पार्टनर इज कंफर्टेबल विद शेयरिंग द पासवर्ड, वेरी गुड. इफ दे आर नॉट, फाइन, that too is fine. मुझे चाहिए ही, that is control. अगर वो comfortable है देने के लिए, that's fine. The boundaries की जो आप बात कर रहे हो, वो दोनों पार्टनर्स के बीच का डिसीजन है कि अगर मेरे को, हाँ तेरा पासवर्ड मुझे पता है, मेरा पासवर्ड तुझे पता है, we are both very comfortable with it, absolutely fine. दोनों को नहीं बताना है, that is also fine. प्राइवेसी रख सकता है इंसान, मुझे नहीं बताना है, it's fine. But आप छुपा रहे हो चीज़ें. जैसे आपकी वाइफ चल के आई, अपने फ़ोन को आपने उल्टा कर दिया, या आपने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया. पहले तो दिया अच्छे से, अभी पासवर्ड चेंज कर दिया. या आप छुप छुपा के कुछ चीज़ें कर रहे हो और आपकी वाइफ आती है तो तुरंत से आप ऐसे फ़ोन कर लेते हो या छुपा लेते हो. वहाँ पे प्रॉब्लम है. वाई आर यू डूइंग दैट? इज़ देयर अ प्रॉब्लम देयर? तो जहाँ शक नहीं है वहाँ पे शक होना शुरू हो जाता है. और अगर शक की चीज कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली होगा ही ना शक. बिल्कुल. हाँ, तो आप ट्रांसपेरेंसी, इट्स बिटवीन कपल्स. डू दे वांट टू शेयर द पासवर्ड? ग्रेट. डोंट वांट टू शेयर आल्सो इज फाइन. Everybody is allowed to have privacy with their phone. It's fine. Even I believe so, ma'am. Yes. Absolutely, I agree with your answer. Now another question. अगर husband friends को ज़्यादा priority देता है तो relationship में क्या imbalance create होता है? I think that is connecting with the question you asked before. Yeah, before. अगर मतलब शादी में husband is that चलो पार्टी करेंगे हर हफ्ते, चलो वो पार्टी करेंगे, तो आप अपने पार्टनर को कब प्रायोरिटी देंगे फिर? आप, वो आपकी फैमिली है. फ्रेंड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. आई अंडरस्टैंड कि आपको अकेले जाके मिलना है आपके दोस्तों को, एब्सोल्युटली फाइन. आपकी वाइफ हमेशा आपके साथ ही आनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट उनको इम्पोर्टेंस दो. शी इज़ योर फैमिली, उनको प्रायोरिटी दो. अगर आप फ्रेंड्स को ही प्रायोरिटी दोगे तो फिर बीवी का क्या मतलब है? जी, है ना. तो ये बैलेंस करना ज़रूरी है. वेरी नाइस. Now I want to ask you this. This is a very important question for me as well.
सो इम्पोर्टेंट डेज लाइक बर्थडे एंड एनिवर्सरी इग्नोर करना पार्टनर को कितना इमोशनली अफेक्ट करता है? So some people don't celebrate their birthdays. हाँ, सो इन मेल स्पेसिफिकली अगर मैं मैम बात करूँ तो ठीक है, कोई भूल भी गया तो इतना माइंड नहीं करता, बट फीमेल स्पेसिफिकली यू नो हैव द टेंडेंसी कि बर्थडेज, एनिवर्सरीज, एंगेजमेंट एनिवर्सरीज, वेडिंग एनिवर्सरीज, ये सब चीज़ें वो बहुत हाँ। ज़्यादा माइंड में रखती है. हाँ, वो स्पेशल ओकेजन्स हैं उनके लिए. यस. ओके, अगेन ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है. जी. अगर बोथ पार्टनर्स अग्री करते हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, बट इफ एक पार्टनर को लगता है कि नहीं, ये मेरे को तो बर्थडे मेरा सेलिब्रेट करना है, पर अगर हस्बैंड को लगता है यार बर्थडे में क्या रखा है, तो फिर अगेन वही हो गया कि आप अपनी वाइफ की फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर रहे हो. जी. इन्वॉल्व होना ज़रूरी है. भले ही आपको नहीं सेलिब्रेट करने की इच्छा है, आप अपना मत करो, पर आपकी वाइफ को तो मज़ा आता है ना, जी. तो करो उसका बर्थडे सेलिब्रेट. तो अगर आप नहीं कर रहे हो और आप नज़रअंदाज कर रहे हो उसकी, अगेन वही है कि माई फीलिंग्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट टू दिस पर्सन. मुझे यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में, क्योंकि जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती है, अगर हस्बैंड को कुछ चीज़ें अच्छी लगती है और बीवी ने बोल दिया कि नहीं क्या करने का इसका, सेम इफेक्ट, सेम. सो इट्स लाइक अगर कोई पार्टनर को कोई चीज़ें अच्छी लगती है जो कि आप इतने इंटरेस्ट से करते भी नहीं हो, बट फॉर देयर हैप्पीनेस वो कर ली, Yes. दैट वुड बी अ वेरी गुड फॉर देयर रिलेशनशिप. यस, वो भी करेंगे ना फिर आपके लिए. जी मैम. और अगर नहीं करती है तो यू कैन बी वेरी वोकल एंड से कि लिसन, आई लव दिस एंड यू लव दैट, हम वो करते हैं तो प्लीज हम ये भी करेंगे, लाइक दैट. नाउ आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन. हस्बैंड को कौन सी 3 चीज़ें अपने वाइफ के साथ कभी नहीं करनी चाहिए? वायलेंस कभी नहीं करना चाहिए, वर्बल अब्यूज नेवर एवर एवर, एंड इमोशनल अनअवेलेबिलिटी वेरी बिग प्रॉब्लम. 99% clients are dealing with this. Okay. So first one was Violence. Violence. Absolutely not. Second, Verbal abuse. verbal abuse, and the third one is Emotional unavailability. okay. ये तीनों चीजें नहीं करनी चाहिए. इमोशनल अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए हस्बैंड की. यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है. देयर हस्बैंड्स आर नॉट इमोशनली अवेलेबल, क्योंकि उन्होंने अपने फादर से सीखा है कि ये सब इमोशंस वगैरह तो कुछ मतलब की चीज़ नहीं है. बट तो वो खुद के लिए भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है, और ना ही अपनी वाइफ के लिए है, ना ही अपने बच्चों के लिए है. वो साइकिल चलते जाती है, फिर चेन, फिर आपका बच्चा या बच्ची भी इमोशनली खुद के लिए अनअवेलेबल, उनको पता ही नहीं इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, मैं फील क्या कर रहा हूँ वही पता नहीं है. इतनी हद तक लोग फ्रीज रहते हैं कि मुझे पता ही नहीं मुझे फील क्या हो रहा है. मैं दुखी हूँ, खुश हूँ, गुस्सा हूँ, हर चीज़ गुस्से में ही निकलती है फिर, क्योंकि मुझे वो चीज़ एक्सेप्टेबल है. गुस्सा करना रोना एक्सेप्टेबल नहीं है, सैड फील करना एक्सेप्टेबल नहीं है. एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंगर एंड दैट्स नॉट ओके. यू नीड टू फील एवरीथिंग. इमोशनली अवेलेबल, खुद के लिए रहना और दूसरे के लिए रहना इम्पॉर्टेंट है. ओके. हस्बैंड की कौन सी ऐसी 3 चीजें अपने बच्चों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए? झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए. इन लॉज की बुराई कोई भी, इधर भी नहीं उधर भी नहीं जी. बुराई नहीं करनी चाहिए. और वाइफ को नीचे दिखाना कि मजाक में बच्चों के सामने नहीं, बच्चों के सामने मजाक करे, तुम्हारी मम्मी तो ऐसी है, तुम्हारी मम्मी तो यही करती है, तुम्हारी मम्मी तो वही करती है. नो, रिस्पेक्ट, मेंटेन रिस्पेक्ट. Okay. Ma'am, now I'm coming to the last question of the podcast and it's very important. एक हेल्दी मैरिज मेंटेन करने के लिए हस्बैंड को डेली कौन सी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए? और हस्बैंड वाइफ दोनों को एक्चुअली स्पेंड टाइम विद ईच अदर, बी इमोशनली अवेलेबल टू ईच अदर, और एक्सेप्टेंस कि हाँ ये इंसान मेरी लाइफ में है, कुछ चीज़ें मुझे इनके बारे में पसंद नहीं है और कुछ पसंद है. तो चीज़ें पसंद नहीं है, मैं उसको बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ. और कुछ चीज़ें मुझे ये रिलेशनशिप से नहीं मिल रही हैं, तो मैं कहाँ से और ले सकता हूँ, मतलब नॉट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट मैं खुद को दे सकता हूँ क्या. सेम वाइफ ने भी यही सोचना है, कैन आई गेट इट फ्रॉम फ्रेंडशिप्स, कैन आई गेट इट फ्रॉम हॉबीज़, माई वर्क, मैं अपनी जो नीड्स है वो मैं कैसे फुलफ़िल कर सकता हूँ. तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. Okay. Ma'am, that was a very thoughtful podcast that we had today.
बहुत सी चीज़ें, बहुत से अपने मुझे भी बहुत रिलेशनशिप मजा और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो भी चीज़ें बताई, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। और डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला पॉडकास्ट, तो ये पक्का देखिए। सो थैंक यू सो मच थैंक यू मैम सो फॉर मच। कमिंग। सो ये थे हमारे आज के गेस्ट विनीता आप्टे मैम, हु इज़ ऑल्सो रिलेशनशिप कोच एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, और उनसे हमने बहुत सी बातचीत की, और ऐसे कई गेस्ट मैं आपके सामने लाता रहूँगा। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, and also press the bell icon for the latest video. This is Nikhil Maure from the Nikhil Maure Show, signing off. Bye-bye.